हेलो एवरीवन, आई एम परितोष श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर फ्रॉम द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो लिबरल नेशनलिज्म पढ़ने के पहले हम ये नेशनलिज्म की जो बात थी या जो फीलिंग थी या जो इसके कॉन्सेप्ट्स थे उसको रखने के पहले ये कौन से लोग थे जिन्होंने इस लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को रखा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पहले दो ही सेक्शन थे सोसाइटी में, एक तो बहुत रिच क्लास था और दूसरा पुअर क्लास यानी लेबर क्लास था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद जैसे धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता गया, हम जानते हैं कि इंग्लैंड से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद ऐसे लोग जो कि फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र करते थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए फैक्ट्रीज़ की तरफ, यानी जो प्रोडक्शन यूनिट्स थी उनकी तरफ ये स्विच हुए और धीरे धीरे इनकी इनकम बढ़ती गई। अब इन्होंने धीरे धीरे करके अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाया क्योंकि उनके पास मनी इन हैंड आने लगा, पैसा ज़्यादा आने लगा। ठीक है, तो अब इसके बाद इन्होंने अपने सिबलिंग्स की जो एजुकेशन थी उस पर ध्यान दिया। एक जो थिंकिंग डोमेन होता है वो पूरा बढ़ने लगा, ये एजुकेटेड होते गए और धीरे धीरे करके रिचर क्लास में ये आने लगे। अब इसमें कौन कौन से थे? इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, बिजनेसमैन भी थे, प्रोफेशनल्स भी थे। ये वर्किंग क्लास पूरी पॉपुलेशन थी और इन्होंने एक न्यू मिडिल क्लास फॉर्म किया। Due to industrialization that began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states it occurred only during the 19th century. ठीक है, फ्रांस में या फिर जो अदर पार्ट थे जर्मन स्टेट्स के, वहाँ पे ये 19th सेंचुरी में हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैं बता रहा हूँ और इससे एक नया मिडिल क्लास बना जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये सारे लोग थे, वर्किंग क्लास था ये। ठीक है अब इन्हीं एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रिविलेजेस को अपोज करना शुरू किया। हम जानते हैं कि जैसे फ्रेंच सोसाइटी थी तो वो 3 पार्ट्स में या 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, क्लैरिजीज, देन जब का कॉमन्स का क्लास था, नोबल्स थे। तो ये प्रिविलेज और अनप्रिविलेज क्लासेस में डिवाइडेड थी सोसाइटी। कॉमन पीपल जो थे, जो जनरल क्लास था, वो अनप्रिविलेज क्लास था, यानी उसको सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। क्लर्जीज और नोबल्स को ये टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस that idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. ठीक है, अगेंस्ट एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस यानी प्रिविलेजेस के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी और इनको सक्सेस मिली भी। तो ये लोग जो अपोज करने के लिए आगे आए, यही न्यू मिडिल क्लास था जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फॉर्म हुआ। अब लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था उस समय? व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो लिबरलिज्म ये आया है लैटिन वर्ड लिबर से, और लिबर का मतलब होता है फ्री। ठीक है, यानी फ्रीडम। लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम। अभी इसमें हम 2 तरीके के लिबरलिज्म की बात करेंगे, वो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, तो लिबरलिज्म मीन्स होता है फ्रीडम। ये लैटिन वर्ड लेबर से आया, इसका मतलब है फ्री। दूसरा, अब ये फ्रीडम कैसी है? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। यानी इक्वलिटी की बात इसमें की जाती है, प्रिविलेज और अनप्रिविलेज क्लासेस की तरह नहीं कि जो रॉयल फैमिली में जो बर्थ ले रहा है उसको सारे जो राइट्स हैं उसके लिए लॉ अलग है, और जो कॉमन्स की फैमिली में बर्थ ले रहा है उसके लिए जो राइट्स हैं वो या फैसिलिटीज़ हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अलग हैं। तो इक्वलिटी की बात या इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट रखा गया लिबरलिज्म में। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। नेक्स्ट इसमें आता है
गवर्नमेंट कैसी होगी? कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो इक्वलिटी एंड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। लेजिटिमेट मीन्स एज पर लीगल प्रोविजन, एज पर द प्रोविजंस रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम क्या रहेगा? इक्वलिटी आएगी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, यानी इलेक्शंस के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, पार्लियामेंट में वो बैठेंगे और पॉलिसीज या प्लान्स को बनाएंगे। नेक्स्ट आता है राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी जो थर्ड स्टेट के पीपल थे पार्लियामेंट में, जो पहले नाम था स्टेट जनरल फ्रांस की बात करें तो, फिर बाद में उसको नेशनल असेंबली नाम दिया गया। तो ये उनको वोट कौन करता था? उनको वोट करते थे एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन थे? जो एक सर्टेन एज अटेन कर चुके हों 25 ईयर्स के अराउंड और टैक्स पे ही हों, तो वो एक्टिव सिटीजन में काउंट होते थे और उन्हें ही वोट करने का राइट होता था। लेकिन लिबरलिज्म की जब हमने बात शुरू की वहाँ पे फ्रांस में और पूरे यूरोप में, तो इसमें राइट टू वोट फॉर ऑल एंड गेट इलेक्टेड ऑल्सो, यानी हर पर्सन को ये राइट होगा कि वो वोट भी करे, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का की डिमांड करी गई। एंड गेट इलेक्टेड यानी वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है, ठीक है। वो पॉलिसी मेकिंग या जो गवर्नमेंट बॉडी है उसमें वो स्टैंड कर सकता है, उसमें वो इलेक्ट होगा तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन उसका हो सकता है, ठीक है। तो हमने एक्टिव सिटीजन की बात की। तो दूसरे कौन से थे? मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल विमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट, ठीक है। तो इक्वलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो राइट टू वोट यानी यूनिवर्सल होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, मेन हो या विमेन सभी को राइट टू वोट मिलना चाहिए। पहले क्या था कि जो मेन हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो टैक्स पे ही नहीं है, वो वोट नहीं कर सकते, और विमेन भी वोट नहीं कर सकती थी, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मेन एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। तो राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ये मिला, और मूवमेंट बाय विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन, ये मूवमेंट किसके लिए था? फॉर राइट टू वोट, राइट टू वोट के लिए ये मूवमेंट था। नेक्स्ट ट्रेडर्स। अब बिजनेस की डिमांड करें, जो ट्रेडर्स थे यानी जो बिजनेसमैन थे, उन्हें हर जगह टैक्सेस पे करने पड़ते थे। स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। स्टेट इम्पोज यानी गवर्नमेंट या जो रूलर था उसने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे हुए थे। गुड्स एंड मनी यानी या कैपिटल के मूवमेंट पे, मनी का ट्रांसफ़र हो रहा है या गुड्स का, कमोडिटीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है वन पार्ट टू अनदर पार्ट या वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो हर जगह वहाँ पे उस कमोडिटी को मेजर कराना, उसको वेट कराना, फिर उसके बाद वहाँ के करेंसी के अकॉर्डिंगली हर जगह 5% का टैक्स पे करना। तो इस तरीके के टैक्सेस को इन्होंने अबॉलिश करने या ख़त्म करने की डिमांड रखी ट्रेडर्स ने, ताकि जो बिज़नेस है वो अच्छा चल सके और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैब्सबर्ग। अब देखिए 33 का एग्जाम्पल उन्होंने लिया है, ज़ोल्वरीन फॉर्म हुआ 1834 में। 33 फ्रॉम हैब्सबर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स would have to pay through 11 custom barriers and pay a customs duty of about 5% at each one of them. 11 states यानी 11 borders को, 11 custom barriers को क्रॉस करना होगा और हर जगह उसको 5% का टैक्स पे करना होगा। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट थे, उन्होंने इसको अपोज किया। तो ये बात क्या हो रही है? ये अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म की हम बात कर रहे हैं। राइट टू वोट, गेट इलेक्टेड, मूवमेंट बाय विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन फॉर राइट टू वोट और फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आता है आपका पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी? इकोनॉमिक
लिबरलिज्म की, ठीक है। यानी जो कंडीशंस हैं या जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है मार्केट से रिलेटेड मैटर्स में, यानी डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है मार्केट, उसमें जहाँ पे उनका इंटरफेरेंस है उसको रिमूव करने की बात करी गई, उसको रिमूव करने की डिमांड रखी गई, ठीक है। 11 कस्टम बैरियर्स को जैसे क्रॉस करना पड़ता था, हर जगह 5% का टैक्स पे करना है, तो वो कमोडिटी का जो प्राइस था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कंज्यूमर्स को भी इससे प्रॉब्लम हो रही है। ये चेंजेस थे। Obstacles to economic exchanges and growth were opposed by the new commercial classes। जो भी obstacles थे इस तरीके के, उनको न्यू जो commercial classes थे उसने इसको अपोज किया। यानी जैसे कि हमने बात की 5% टैक्स की, या डिफरेंट वेइंग मेजर्स थे उनकी बात की, हर जगह वेट कराना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज थी, ठीक है। 30 टाइप ऑफ करेंसीज, 30 तरह की करेंसीज, कितना ज़्यादा कम्बरसम होता था, तो इनको रिमूव करने के। अब ये जो न्यू मिडिल क्लास था, इसी में बिजनेसमैन भी थे, ये जो नए बिजनेसमैन आए या जो नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आए, न्यू लर्नेड मिडिल क्लास जो था, न्यू बिजनेस क्लास जो था, उसने इन डिमांड्स को रखा, लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को वो एक तरह से आगे लेके चले। Obstacles to economic exchanges and growth were opposed by the new commercial classes who argued for the creation of unified economic territory। unified economic territory मतलब जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, यानी जो कमोडिटीज़ का ट्रांसफ़र वन प्लेस टू अनदर प्लेस है, जो इकोनॉमिक जो बॉर्डर्स हैं उनके अंदर उसको यूनिफाई किया जाए, यानी कि हर जगह डिफरेंट टैक्सेस, डिफरेंट वेइंग मेजर्स, तो ये चीज़ें ख़त्म की जाएं। द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, लोग भी आराम से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकें, जो गुड्स है उसका भी ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है, जो मनी है उसका भी ट्रांसफ़र वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजिली हो सके। तो ये सारी डिमांड्स थी, और इसी का रिजल्ट हुआ कि एट लास्ट फिर फॉर्मेशन आया, किसका फॉर्मेशन हुआ, किसका, ज़ोल्वरीन का। ज़ोल्वरीन क्या था, एक कस्टम यूनियन था जिसको फॉर्म किया गया 1834 में। प्रूसिया जो जर्मनी बना, आगे चल के पूरा जर्मनी बना, तो यूनाइटेड होने के बाद प्रूसिया से इसकी डिमांड शुरू हुई, या इसके कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया, कस्टम यूनियन ज़ोल्वरीन को। और फिर इसमें जो अदर पार्ट्स थे जर्मन कन्फेडरेशन के, उन्होंने भी इसमें हैंडशेक किया, जितने जर्मन स्टेट्स थे उन सब ने इसमें हैंडशेक किया, इसके लिए एग्री किया। और इस तरह से फिर इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जो कमोडिटीज़ का जो ट्रांसफ़र था वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन था वो इजी हुआ। करेंसीज़, मोर देन 30 टाइप्स ऑफ करेंसीज थी जिनको लिमिट किया गया 2 पे, 2 करेंसीज रह गई, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। बेस्ट नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। बेस्ट नेटवर्क किसका, रेलवेज़ का अच्छा नेटवर्क, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है वो ईजिली और रैपिडली हो सके, और जो बिजनेसमैन हैं यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, दोनों को ही इसमें इसका फ़ायदा मिले। तो क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, मोबिलिटी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी और अच्छा हो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, यानी जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट शेयर दोनों का बढ़े, चाहे वो कंज्यूमर्स हों चाहे प्रोड्यूसर्स हों। टू नेशनल यूनिफिकेशन, ठीक है। अ यूनियन अबॉलिश्ड, जो ये यूनियन था, कौन सी यूनियन की बात हो रही है, कस्टम यूनियन ज़ोल्वरीन की। अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, ठीक है। जितने ये टैरिफ बैरियर थे, टैरिफ बैरियर मीन्स जहाँ हर जगह पे जैसे ही बॉर्डर वन स्टेट टू अनदर स्टेट यानी चेंज हो रहा है, वहाँ पे मेजर कराना पूरी कमोडिटीज़ को, दोबारा वहाँ की करेंसी में पेमेंट करना टैक्सेस का, हर जगह 5% का टैक्स। तो ये सारे जो इंटरनल कस्टम बैरियर थे जो टैक्स पे करना होता था, इन सबको ख़त्म किया। तो ये था इकोनॉमिक लिबरलिज्म। और इसके पहले हमने देखा ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जिसमें फ्रीडम की बात की गई, इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर लॉ की बात की गई, सभी बराबर हैं, और किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए, लेजिटिमेट एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिस है, जो रूल्स है, उनके थ्रू उसको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए।
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, यानी जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है वो एश्योर की जा सके, और पब्लिक के वेलफेयर के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो गवर्नमेंट वर्क करे। पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझे। भाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक के ही बीच से गए हैं, तो वो बेटर समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स पब्लिक फेस कर रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अपने इंडिया में देख सकते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज़ को, डिफरेंट कास्ट, क्रीड और जो SC STs OBCs के लिए सीट फिक्स होती हैं, तो इसीलिए होती हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पार्लियामेंट तक बेस्ट मैनर में वो कन्वे कर सके, पहुंचा सकें, जहां पर उनके लिए फिर पॉलिसीज़ या प्लान्स बने। राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड, यानी जो हम पहले जानते हैं कि एक्टिव सिटीजन्स को सिर्फ राइट टू वोट मिला था जो एक सर्टेन एज अटेन कर चुके, और ओनली मेन एंड टैक्स पेइंग, तो ये कंडीशन को, इसको रिमूव करने की बात की गई, और इलेक्शन में खड़े भी हो सकें ऐसे लोग, ये भी डिमांड की गई। मूवमेंट बाय वेमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन, जो ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उन्होंने भी राइट टू वोट मांगा, और जो विमेन थी उन्होंने भी इसकी डिमांड की। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म में आ गया। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक था, जिसमें कि हमने बात की टैक्सेस रिमूव करने की, जो ट्रेडर्स ने रखी, इंटरनल जो कस्टम बैरियर थे उनको रिमूव किया जाना था। जैसे ज़ोल्वरीन इसी के लिए फॉर्म किया 1834 में, कस्टम यूनियन था ज़ोल्वरीन, प्रूसिया के इनिशिएटिव से ये शुरू हुआ, और बाद में जर्मन सारे स्टेट्स ने इस पर एग्री किया। 30 मोर देन, ये जो पूरा जर्मन कन्फेडरेशन था, वहाँ पे 30 तरह की करेंसी थी, जिसको 2 पे लिमिट किया गया, और 11 कस्टम बैरियर्स थे, उनको रिमूव किया गया। बहुत अच्छा नेटवर्क जो रेल और जो रोड का था, उसको इस्टेब्लिश किया गया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। ठीक है, इकोनॉमिक टर्म में होगा, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कमोडिटीज़ ट्रैवल करती हैं, टूरिज़्म में लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल एंड मनी, सभी का ट्रांसपोर्टेशन या सभी का जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो एश्योर की जा सके, जिससे कि अच्छा एक नेशनल इंटीग्रेशन भी फॉर्म हो सके। ठीक है, तो बेस्ट नेटवर्क फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये टॉपिक था आपका, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर।